हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपके इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट बेस्ट ऑफ द टीचर्स के थ्रू क्यूरेट किया गया, एकदम फ्री। नॉट ओनली दैट, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो या आप आईसीएसई बोर्ड की कुछ बुक्स की बात करो, सो वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ इट। ओलंपियाड्स, एनटीएससी, नीट, सी एंड व्हाट नॉट। अब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एजुकेशन। यस, अब आपको सिर्फ करनी है हमारे साथ बहुत अच्छे से मेहनत और लाने हैं एकदम बहुत शानदार वाले मार्क्स, एंड देन यू हैव टू टेल अस दैट मैम we have done it. Now on this note we are going to start with the question answers of the 10th unit of our English book. हमारी कौन सी बुक चल रही है अभी? यूनिट 6, सॉरी क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश बुक। अब इसका जो चैप्टर है टॉम पेंट्स द फेंस, इसका हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, सो लेट्स बिगिन। पहला है हमारे इसमें क्विक रिकैप में फिल अप द ब्लैंक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। टॉम हैड अ डैश ऑफ डैश एंड अ टू पेंट द फेंस। सो अब टॉम के पास क्या था? उसके पास एक बकेट ऑफ वाइट वॉश था और एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश था टू पेंट द फेंस। सो अब यहाँ पे मैं आपको सीधा आंसर्स दिखा देती हूँ। Tom had a bucket of white wash and a long handled brush to paint the fence. Next is Tom offered Jim a white marble as a bribe. अब टॉम ने क्या किया? जिम को ब्राइब के तौर पे एक वाइट मार्बल ऑफर किया था। बिली फिशर गेव टॉम अ काइट while Johnny Miller brought him a dead rat and a string to swing it. In order to make a person covet a thing, covet मतलब to want something desperately, it is necessary to make it difficult to get. The fence got 3 coats of whitewash on it. मतलब अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये तो बहुत ही इजी काम है। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। तो ये बहुत अच्छे से आई थिंक हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Sighing, he dipped his brush and passed it along the topmost plank, did it again, compared the insignificant whitewash streak with the far-reaching unwhitewashed fence, and sat down on a tree box discouraged. अब ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जैसे ही जो है उसको वाइट वॉश करना था तो उसने डिप किया अपना ब्रश पेंट में और वाइट वॉश किया। उसने सबसे पहले जो टॉप फेंस था, मतलब एकदम जो टॉप प्लैंक था, उसके ऊपर फेंस किया, मतलब उसके ऊपर पेंट किया। और जैसे ही किया थोड़ा सा रुका और देखा कि इतने से पार्ट में पेंट हुआ था और इतना सारा बचा हुआ था, तो वो बहुत ही दुखी हो गया और जाके एक ट्री बॉक्स के ऊपर जाके बैठ गया। सो अब पहला क्वेश्चन है, why did Tom feel discouraged after a couple of strokes of whitewashing? तो जब टॉम ने थोड़ा सा पेंट किया उसके बाद वो इतना डिस्करेज क्यों फील कर रहा था, मतलब इतना हताश क्यों फील कर रहा था? आफ्टर अ कपल ऑफ स्ट्रोक्स मतलब थोड़ा सा पेंट करने के बाद, वाइट वॉशिंग सीम्ड पेनफुल टू टॉम। वाइट वॉशिंग टॉम को बहुत ही पेनफुल लग रही थी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत ही धूप थी, इट वॉज वेरी हॉट, एंड ही वॉन्टेड टू गो एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स। और वो चाहता था कि वो जाए वहाँ से और अपने दोस्तों के साथ खेले, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग द 9 feet 30 yards ऑफ फेंस। इंस्टेड ऑफ पेंटिंग ये 9 फीट लंबा और 30 यार्ड्स ऑफ फेंस को पेंट करने की जगह वो जाना चाहता था, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था, लेकिन यहाँ वो क्या कर रहा था? वाइट वॉश कर रहा था, वो भी इतनी ज़्यादा हॉट डे पे। ओके, नेक्स्ट इज हु केम अलोंग जस्ट देन, व्हाट वाज ही डूइंग? तभी कौन आया और वो क्या कर रहा था? जिम केम अलोंग जस्ट देन, तभी कौन आया था? सबसे पहले आया था जिम। स्किपिंग आउट ऑफ द गेट विद अ टिन पेल, और वो गेट के बाहर जो है उछलता कूदता आ रहा था, उसके हाथ में क्या था? एक टिन पेल। पेल का मतलब क्या होता है? बाल्टी। ओके, ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, वो कहाँ जा रहा था? सो वॉट वॉज ही डूइंग? ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, मतलब टाउन का जो पंप था वहां से वो पानी लेने के लिए जा रहा था। What were the various ways in which Tom tried to persuade this person to do his work for him? अब टॉम ने जिम को क्या क्या कहा कि प्लीज़ यार मेरा काम तुम कर दो, उसके लिए उसने उसे कैसे मनाने की कोशिश करी?
Tom offered to fetch water for him if he helped him in whitewash. So Tom ने क्या ऑफर किया कि एक काम करो, अगर तुम मेरा ये वाइट वॉश का काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए टाउन में मतलब टाउन पंप पे जाके पानी लेके आ जाऊंगा. He also promised him to give him a white marble in exchange of his help. उसने ये भी कहा कि जो तुम मेरी हेल्प करोगे इसके बदले में मैं तुम्हें एक white marble दूंगा. And also assured him that his aunt won't come to know about it. और उसने ये भी उसको assure किया, मतलब ये भी भरोसा दिलाया कि मेरी आंट को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तुम बिल्कुल इसमें टेंशन मत लो. So this is what he did to persuade Jim कि भैया प्लीज तुम मेरा काम कर दो, मतलब थोड़ा हेल्प कर दो मेरा. अब है at this dark and hopeless moment an inspiration burst upon him. अब ये सेकंड है कि अचानक से इस डार्क और होपलेस मोमेंट पे जहाँ उसे लगा अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मेरा पूरा सैटरडे जो है वो वेस्ट होने वाला है. डार्क एंड होपलेस मोमेंट मतलब जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड फील कर रहा था, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आई. What thoughts had been going through Tom's mind that made him feel hopeless? ऐसे कौन से थॉट्स थे जो टॉम के माइंड में चल रहे थे जिसकी वजह से वो इतना होपलेस फील कर रहा था. He began to think of the fun he had planned for the day. वो सोचने लगा कि यार आज मैंने कितना सारा फन प्लान किया था. And his sorrows multiplied. और उसको सोचते सोचते उसके सारे दुख जो है वो मल्टीप्लाई हो गए. He thought of the free boys who would come with fun activities planned and they would make fun of him for having to work. So he thought of the free boys. उसने सारे जो boys हैं जो इस वक्त free हैं, जिनको किसी ने जो है bound करके नहीं रखा है, जो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, उन सब के बारे में सोचा. और उसने सोचा कि वो लोग कितनी fun activities करेंगे एंड किस तरीके से वो काम कर रहा है इसलिए वो उसका मजाक उड़ाएंगे. और ये सारी चीज़ें सोच के क्या हुआ, टॉम जो था वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील करने लग गया. क्लियर? What does the word inspiration means here? What does the word inspiration mean here? ठीक है, not means mean, क्योंकि हम already does use कर रहे हैं ना, तो does के साथ mean आएगा. What was Tom's inspiration? टॉम की inspiration क्या थी? Inspiration here means a plan to save his day from painting the fence. इंस्पिरेशन का यहाँ से मतलब है उसके दिमाग में एक प्लान आया कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकता है, अपना ये पूरा सैटरडे बचा सकता है और उसको पेंट नहीं करना पड़ेगा. He decided to make his work look important and artistic to make others covet it. उसने डिसाइड किया कि मैं अपने काम को इतना इम्पोर्टेंट बताऊंगा और उसको इतना आर्टिस्टिक बताऊंगा कि सब लोग जो हैं इसको करने के लिए क्यूरियस हो जाएंगे. coveted मतलब they would want to do it. Okay? अब है who arrived just then. What was he doing? How did Tom initially react to his arrival? और तभी कौन आया, जब उसने ये प्लान सोचा तभी उस वक्त कौन आया, वो क्या कर रहा था और टॉम ने कैसे रिएक्ट किया जब वो आया. बेन रॉजर्स अराइव्ड जस्ट देन. तो जब टॉम ने ये सोचा कि मुझे एक प्लान आया जैसे उसके दिमाग में, सबसे पहले कौन आया, बेन रॉजर्स. He was eating an apple. What was he doing? He was eating an apple. And how did Tom initially react to his arrival? तो जब वो आया था तो टॉम ने कैसे रिएक्ट किया, तो पहले हम ये बताएंगे कि वो एक एप्पल खा रहा था. एंड ही सीम टू इम्पर्सनेट अ स्टीम बोट एज ही वॉकड. वो क्या कर रहा था, वो जैसे वॉक कर रहा था तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक स्टीम बोट है. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम एंड केप्ट वाइट वॉशिंग. तो टॉम ने इनिशियली कैसे रिएक्ट किया, उसने बिल्कुल उसको भाव नहीं दिया, कोई अटेंशन पे नहीं किया और अपना वाइट वॉश करता रहा. आंसर क्लियर है? 3 पार्ट है हमारे क्वेश्चन में. आंसर के भी 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले बेन रॉजर्स आया, वो एक एप्पल खा रहा था और एक स्टीम बोट को इम्पर्सोनेट कर रहा था और टॉम ने कोई अटेंशन पे नहीं किया. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डिड दिस पर्सन ऑफर टॉम इन एक्सचेंज फॉर बीइंग अलाउड टू वाइट वॉश द फेंस. अब ये जो पर्सन था बिल रॉजर्स, इसने टॉम को क्या ऑफर किया कि तुम एक काम करो, मुझे वाइट वॉश करने दो, तो बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा. Bill offered to give Tom his entire apple in exchange of whitewashing the fence. Bill यहाँ पे क्या बोला, बेन नहीं है ये, बेन रॉजर्स. ठीक है, सो बेन रॉजर्स ने क्या ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना पूरा एप्पल दे दूंगा अगर तुम मुझे वाइट वॉश करने दोगे.
The boy mused a while over the substantial change which had taken place in his worldly circumstances and then went in to inform Aunt Polly that the task was done. The last paragraph of the chapter. तो वो जो बॉय था उसने म्यूज किया, थोड़ी देर तक सोचा कि वाह आज का मेरा दिन कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे ख़त्म हुआ, कितना बड़ा चेंज आ गया है, मेरे पास कितना सारा सामान आ गया। वो बड़ा खुश था और फाइनली उसने आंट को क्या बोला अपनी कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है। So, पहला क्वेश्चन अब हमारे पास है, what substantial changes had taken place in the boy's worldly circumstances? So, boy के worldly circumstances में क्या substantial change आया था? Tom had traded the chance of whitewashing the fence to different people for different items like a kite, an apple, etc. टॉम ने क्या किया था, ये जो वाइट वॉश का चांस दूसरों को दिया था और उसके बदले में उनसे कोई सामान लिया था, ट्रेड किया उसने। बाय द एंड ऑफ द टास्क, अब जब टास्क खत्म हुआ, ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, उसके पास बहुत सारा सामान आ गया था। ही हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही कॉल्ड देम वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस, उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी और उसी को वो क्या कह रहा था, वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेस। ओके, How did he manage to bring about such substantial changes? उसको मतलब उसके दिन में इतना बड़ा चेंज कैसे आया, उसने कैसे मैनेज किया? He realized the fact that in order to make a person covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to get. अगर आप चाहते हो कोई इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहे तो उसको बहुत मुश्किल बना दो पाने के लिए। He portrayed his work to be of utmost importance. उसने ऐसा पोर्ट्रे किया कि उसका काम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दस पीपल रेडिली अग्रीड टू डू द वर्क, और इसीलिए जो लोग थे वो फटाफट तैयार हो गए उस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को बताया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई नहीं कर सकता इसे, और हर किसी को मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और सब ने बोला हम करेंगे हम करेंगे। ओके, What task is being referred to here? How well was it done? अब यहाँ हम किस टास्क के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरीके से वो किया गया था। The task referred is painting the fence. टास्क क्या था? उस फेंस को पेंट करना। It was executed really well with 3 coats of whitewash on it. और उस काम को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया था, उसके ऊपर 3 कोटिंग हो चुकी थी। There were 3 coats of whitewash on it. Okay? अब आते हैं हम थर्ड सेक्शन विच इज थिंक एंड आंसर। What character traits of Tom are evident from the passage? इस पैसेज को पढ़ के टॉम के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या पता लगता है? Tom is a mischievous boy with an active imagination who spends most of the novel getting himself and often his friends into and out of trouble. So, अगर आप ये नॉवल पढ़ोगे बेसिकली तो उसमें आप ये देखोगे कि टॉम जो है एक बहुत ही मिस्चीवियस बच्चा है, बहुत उसका इमेजिनेशन एक्टिव है और आधे से ज़्यादा नॉवल में वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम में डाल लेता है, उससे निकालता है, या अपने फ्रेंड्स को किसी प्रॉब्लम में डालता है, उससे निकालता है। बस इतना ही होता है पूरे नॉवल में, लेकिन इट इज़ फन टू रीड। What attracted the boys to such an ordinary task as whitewashing a fence? कौन सी चीज़ थी जो बच्चों को इतनी अट्रैक्ट करी कि जस्ट एक सिंपल सा काम था वाइट वॉश करना, तो इसके लिए बच्चे इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो गए? The thought that it was not an everyday task to be given to a boy and it required skills and was difficult to get attracted the boys. So ये जो थॉट था उनके दिमाग में क्या थॉट आया कि अरे ये कोई ऐसी टास्क नहीं है जो हर बच्चे को मिल जाती है करने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, इसमें तो बहुत स्किल्स लगती हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तभी आप कर सकते हो। थर्ड, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, क्योंकि टॉम जो है अलाउ ही नहीं कर रहा था। इन तीनों चीज़ों के कारण जो बच्चे थे वो अट्रैक्ट हो गए इस बहुत ही जनरल सी टास्क की तरफ। ओके, What do you think makes the passage humorous? अब तुम्हें क्या लगता है ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ह्यूमर कहाँ है, ह्यूमरस क्यों हुआ है ये? The irony that Tom was able to show the boring task of painting a fence as something exciting and enjoyable make the passage humorous. ये जो irony है, मतलब कहाँ टॉम को लगा था कि एक बहुत ही सैड डे है और उसको ऑब्वियसली वो एक बहुत सिंपल सा काम था और बहुत टायरिंग काम था, लेकिन जिस तरीके से उसने उसको एकदम एक्साइटिंग बना दिया और एंजॉयबल बना दिया और बाकी लोगों से वो पूरा काम कराया, वही जो है इस पूरी स्टोरी को ह्यूमरस बना देता है। क्लियर? अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में।
लुक एट दीज सेंटेंसेस। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हमें पता है क्या होता है। जैसे अगर मैंने लिखा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड है इम्पॉर्टेंट। अब इस वर्ड में अगर मैंने एक प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स मतलब होते हैं वो लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड के आगे लगाए जाते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने इसके आगे लगा दिया अन, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया, इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट बन गया अनइम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे मैंने लिखा लव, अब लव के आगे अगर मैंने लगा दिया एबल, तो ये हो जाएगा कोई ऐसा इंसान जो प्यार के लायक है, लवेबल, राइट, चेंज हो गया। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स या जो लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड के आगे लगते हैं। जैसे डिस्करेज्ड, सो इसमें करेज जो है उसके आगे क्या लगा है, डिस। ओके, अब हेटफुल, तो ये हेट आपका वर्ड है, उसके आपने सफिक्स लगाया, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, तो वो हो गया फुल। क्लियर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनका ऑपोजिट बनाना है यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। तो ये जैसे है डिस, एम, इल, एर और अन, सो सही प्रीफिक्स को यूज करके इन सारे वर्ड्स का ऑपोजिट बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंटेंटेड का हो जाएगा डिसकंटेंटेड, पोलाइट इम्पोलाइट, सिमिलर डिससिमिलर, रेगुलर इररेगुलर, डिसबिलीव मतलब बिलीव का हो जाएगा डिसबिलीव, नेसेसरी अननेसेसरी, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड, लीगल इलीगल एंड ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। तो ये हैं आपके सारे एंटोनिम्स। आपको ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए बिकॉज ये बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो विद द सफिक्स। अब यहाँ सफिक्स दिए हुए हैं हमें एबल, एल, फुल और एंस। अब आपको सही सफिक्स को यूज करके इन वर्ड्स को चेंज करना है। क्लियर। सो जैसे है प्रिवेंट का हो जाएगा प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट का क्या हो गया प्रिवेंटेबल। उसके बाद है परफॉर्म परफॉर्मेंस, नेचर नेचुरल, वायरस वायरल, बाउंटी बाउंटीफुल, ब्रिलियंट ब्रिलियंस, एक्साइट एक्साइटमेंट, ब्यूटी ब्यूटीफुल, हेल्प हेल्पफुल। ये हो गए आपके सारे आंसर्स। सो हर जगह यहाँ पे हमने एल यूज़ किया है, यहाँ एंस यूज़ किया है, यहाँ पे फुल, यहाँ पे भी फुल फुल, एंस, एबल, एल और मेंट। क्लियर। सो दीज आर दी सफिक्सेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोनाउंस। अब हमें पता है प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, जैसे आई, यू, मी, वी, दे, देम, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब प्रोनाउंस के टाइप्स ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर की वीडियोस में जाके आप प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब जो डायरेक्टली आप जो हो मेजरली प्रॉपर नाउन्स को जब आप चेंज करते हो, जैसे कि मैंने बोला स्वाति इज राइटिंग की जगह मैंने बोला आई एम राइटिंग, या मैं कहूँगी शी इज राइटिंग। ठीक है, तो जो ये वर्ड्स होते हैं आई, शी, ही, इट, दे और यू, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, या इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहा जाता है क्योंकि सीधा सीधा सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। क्लियर। अब जो होता है इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूं, अब ये जो वर्ड्स हैं मी, अस, ओके, या हिम, हर और देम, इन वर्ड्स जो ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, इसको अपन पर्सनल प्रोनाउन की एक दूसरी कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और एक होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर मैंने बोला स्वाति इज टीचिंग सखी, स्वाति इज टीचिंग सखी, अब हु इज डूइंग द वर्क, काम कौन कर रहा है, स्वाति कर रही है। काम कौन रिसीव कर रहा है, किसके ऊपर ये काम हो रहा है, सखी के ऊपर हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब तुम देखो, मैं ये बोलूंगी मी इज टीचिंग, कभी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग, या मैं बोलूंगी शी इज टीचिंग, यही होगा।
और अब मेरे को बोलना है, अगर सखी के लिए जब मैं प्रोनाउन यूज करूंगी, मैं बोलूंगी शी इज टीचिंग हर और आई एम टीचिंग हर। तो जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं वो होते हैं हर, हिम, देम, अस या यू ही रहेगा, लेकिन इन्हें बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और इन्हें बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग हर, आई एम टीचिंग हिम, आई एम टीचिंग देम, okay, or I am teaching us. So this is what you are always supposed to remember. Now let's move ahead, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस, ये सारे क्या हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। अब आते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में जब हम ऐसी बात करें कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उसकी है, जब हम बोलते हैं इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जहां हम किसी पोजीशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज हर्स। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर ये पेन मेरा है, आई मेरा है, तो उसकी जगह हो जाएगा माइन, दिस पेन इज माइन। अगर ये पेन तुम्हारा है तो दिस पेन इज योर्स। ओके, अगर ये पेन जो है ये उनका है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों की, सो ये उनका है तो मैं बोलूँगी दिस पेन इज देयर्स। ओके, अगर ये हमारा है, मैग्नेट ब्रेन्स हमारा है, मैग्नेट ब्रेन्स इज आर्स, हम सबका है ना, तो इट इज आर्स। अंडरस्टूड। और सिमिलरली ये जैसे किसी बंदे की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हर्स। हिज का हमेशा हिज ही रहेगा, हिज का हिसिस नहीं हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा। क्लियर। सो इस तरीके से ये सारे होते हैं हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस। माई, अब यहाँ ये जो वर्ड्स हैं माई, योर, आर और देयर, इसमें क्या डिफरेंस है? ये वर्ड्स माई में और ये माइन में क्या डिफरेंस है? ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, दोनों सेंटेंस सेम ही है ना, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि एक जगह आप एक एडजेक्टिव की बात कर रहे हो और एक जगह आप प्रोनाउन की बात कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या है। दिस, अरे भाई साहब, इसको हम डिलीट करते हैं। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। इन दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है जब आप पजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे वो हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा। ये पेन मेरा है, ये मेरा पेन है, यहाँ पे तुम पेन के बारे में बता रहे हो, माई पेन, माई, आवर, योर, हर, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आता है। तुम ऐसे बोल सकते हो दिस पेन इज माई, नहीं बोल सकते ना, दिस पेन इज योर, नहीं। अगर आप पहले बोल रहे हो तो वो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, अगर आप बाद में बोलते हो वो एक प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है। दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप माइन, योर्स, आर्स यूज कर रहे हो ये एंड में आएगा, लेकिन अगर आप माई, आर, योर यूज कर रहे हो तो ये एंड में नहीं आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। क्लियर विद दिस मच? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस। तो यहाँ पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। दैट्स द वे डैश ऑलवेज टॉक्स, वो हमेशा इसी तरीके से बात करती है। कौन बात कर रहा है? वो बात कर रही है, वो सब्जेक्ट है। हर्स आएगा या शी आएगा? दैट्स द वे हर्स ऑलवेज टॉक या दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक? सो द आंसर इज दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक। All the boys requested Tom to let dash whitewash the fence. सारे बॉयज ने रिक्वेस्ट किया टॉम को। अब टॉम को रिक्वेस्ट हो चुका है, सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें पेंट करने दें। अब बच्चे जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो ऑब्जेक्ट है उन्हें, सो अब देयर्स आएगा या देम आएगा? देम, क्योंकि देयर्स तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, देयर्स नहीं आएगा। तेंदुलकर हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट, hasn't he या his, ये एक क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में कभी भी हम his, him नहीं यूज करते, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ये आएगा he।
इज दिस लवली ड्रेस डैश, क्या ये सुंदर सी ड्रेस तुम्हारी है? अब यहाँ पे देखो योर और योर्स, योर्स आएगा या योर आएगा? अगर योर आता तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड में आ रहा है, एंड में क्या आएगा, योर्स। अनिल्स हाउस इज लार्जर देन, अनिल का घर बड़ा है मेरे घर से, राइट लास्ट में आ रहा है तो माई नहीं आएगा, माइन आएगा। सीमा लेफ्ट हर कार इन द गार्बेज, डू यू नो विच वन इज डैश, क्या तुम्हें पता है उसका कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा हर्स, क्यों? क्योंकि हम लास्ट में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे हर यूज करना होता तो मैं सेंटेंस को कैसे बोलती, डू यू नो विच इज हर कार, विच इज हर कार, क्लियर? सो दीज आर दी आंसर्स। आगे बढ़े। Rewrite the passage in the first person changing pronouns as necessary। हमें पता है फर्स्ट पर्सन मतलब होता है मैं, सेकेंड पर्सन मतलब तुम, और थर्ड पर्सन होता है वो, वे, सारे। मतलब आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, देम, सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, क्लियर? अब यहाँ पे ये पूरा हमें फर्स्ट पर्सन में डालना है, तो लिखा हुआ है he was going to leave for Mumbai। अब he मतलब थर्ड पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करना हो जाएगा तो ये हो जाएगा I was going to leave for Mumbai the following day, but he had not packed any of his suitcases as yet। अब यहाँ पे he का क्या हो जाएगा, but I had not packed any of, यहाँ क्या हो जाएगा his का, my suitcases as yet। He had to be reminded by his friend, again he मतलब I हो जाएगा, I had to be reminded by his friend का क्या हो जाएगा, my friend, to check my school reports, certificates and all my books, clear? His parents की जगह क्या हो जाएगा, मेरे parents, my parents were going to see me off at the airport, but I was going to travel by himself का हो जाएगा myself। हर जगह मैंने क्या किया है, he को रिप्लेस किया है, he, his, इन सब को रिप्लेस किया है फर्स्ट पर्सन से। ये वाली एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एक बार ये एक्सरसाइज करी तो आपको प्रोनाउन के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ किया है, कहीं पे आपने पॉसेसिव यूज़ किया है, कहीं आपने पर्सनल यूज़ किया है। अगर आपने इस तरीके की एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, क्लियर? ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है? सो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टडी स्किल्स पे। सो रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? अ रूट वर्ड इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। वी एड प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड अदर लेटर्स टू देम टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, जिनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फैमिली, ठीक है? फैमिली एक बेसिक वर्ड है जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। अब फैमिली से मैंने बना दिया फेमिलियर, FAMILIAR, यहाँ पे मैंने लास्ट में IAR लगा दिया तो क्या हुआ, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। तो रूट वर्ड क्या है, फैमिली। फैमिली से क्या बना दिया, फेमिलियर, या बना दिया अनफेमिलियर। तो रूट वर्ड से फिर अब जितने भी वर्ड्स बनते जा रहे हैं वो हो गए उसके डेरिवेटिव्स। यहाँ पे जैसे आप देखो, सबसे पहला है एग्जामिन, ये एक रूट वर्ड है, इसका बना दिया आपने एग्जामिनर, जो एग्जाम लेता है। एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम, एग्जामिनी जो एग्जाम देता है। साइड का क्या हो गया, रिसाइड, रहना। साइड वॉक जो पेवमेंट होता है। बेड साइड मतलब बेड के साइड वाली प्लेस। लॉ से आपने बनाया लॉफुल, मतलब जो लॉ को फॉलो करता है। आउटलॉ जो लॉ को फॉलो नहीं करता है। अनलॉफुल जहाँ पे जो चीज़ लॉ के खिलाफ जाती है। एंड लॉयर मतलब जो कि वकील। तो यहाँ पे बेसिक रूट वर्ड क्या है, हर जगह लॉ, और उससे अपन ने अलग अलग वर्ड्स बनाए, इन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधा ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे जितने सारे रूट वर्ड्स आप बना सकते हो आपको बनाने हैं। सो आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, यू कैन मेक एज मैनी एज पॉसिबल। तो एक्ट का हो गया एक्टर, पोर्ट का हो गया पोर्टेबल, फेस्ट यहाँ पे फेस्ट का बना दिया फेस्टिवल, रियल का बना दिया रियलिटी, गुड का बना दिया गुडनेस, कंफर्ट कंफर्टेबल, प्रॉस्पर प्रॉस्पेरिटी, सेंट सेंचुरी,
आर्ट, आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट, माइक्रो, इसका हो जाएगा माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग। सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, यू कैन लुक अप टू द डिक्शनरी। एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। समझ में आया, प्रोनाउंस समझ में आए? कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ गो एंड चेक द ग्रामर वीडियोस, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ एक्सप्लेन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम 11th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश बुक का। सारे वीडियोज़ के लिए आप कहाँ जाओगे, चाहे ग्रामर की चाहिए, चाहे आपको क्लास 6 की चाहिए, गो टू आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे once you type the name of the website address जैसे आप डालोगे, this is the home page, then you will click on the class, और उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ग्रामर का है या फिर लिटरेचर है, उस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। क्लिक ऑन द चैप्टर यू विश टू स्टडी एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। दैट इज इट। एंड येस ऑफ कोर्स दिस इज इम्पोर्टेंट, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अब आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा कंटेंट हर सब्जेक्ट का अब उनके लिए हिंदी में अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब, मेक श्योर दैट यू आर विद अस, सो दैट आपकी पढ़ाई में कभी भी किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आए। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।